हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का जो ये वीडियो है स्पेशली मैंने अभी बताया, पिछली वीडियो में मैंने डिस्कस किया डेप्रिसिएशन के बारे में। चैप्टर जो डेप्रिसिएशन है क्लास 11th में ये है, तो इसके बारे में मैंने इसका मीनिंग और इसके फीचर्स के बारे में डिस्कस किया। अभी तक आप लोगों को तो पता चल ही गया होगा कि डेप्रिसिएशन इट मीन्स इन हिंदी इट इज़ कॉल्ड हरास, इट मीन्स कमी किसे कहते हैं, डेप्रिसिएशन होता क्या है और डेप्रिसिएशन की क्या विशेषताएं हैं, इसके फीचर्स क्या हैं, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा, आपके बुक में दिया है कॉजेज़ ऑफ डेप्रिसिएशन एंड इम्पॉर्टेंस, नीड एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ डेप्रिसिएशन। तो ये दो जो टॉपिक है वो मैं कवर करूंगा। ये थ्योरी है, इसलिए इसको भी मैं बोर्ड पे अभी डिस्कस नहीं करूंगा, ऐसे ही ऑरली लेक्चर के रूप में इसको मैं बताऊंगा। आप ध्यान से सुने और इसको समझने का प्रयास करें, ताकि आप जब डेप्रिसिएशन का प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो बढ़ते हैं कॉजेज ऑफ डेप्रिसिएशन की तरफ। क्या कारण होते हैं डेप्रिसिएशन को चार्ज करने के, क्या कारण होते हैं, क्यों बिजनेस में डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाता है, इसके बारे में मैंने क्यों किया जाता है वो मैंने डिस्कस किया है। और अब कॉजेज यानी कि कारण क्या हैं, क्यों किया जाता है ये मैंने डिस्कस किया है। कारण क्या है यहाँ पे, तो कारण जो पहला कारण है वो है आपका बाय कांस्टेंट यूज़। यहाँ पे कांस्टेंट यूज़ का मतलब कोई भी आप बिज़नेस में प्रॉपर्टी आप खरीदते हैं, जैसे ही आप बिज़नेस को सेटअप करेंगे आपको प्रॉपर्टी की ज़रूरत होगी, यानी कि संपत्ति की ज़रूरत होगी। और इस प्रॉपर्टी पे एक्सेप्ट लैंड, जितनी भी आपकी फिक्स प्रॉपर्टीज़ होंगी उन पे उनकी जो वैल्यू होगी वो लगातार यूज़ करने के वजह से, कॉन्स्टेंटली आप यूज़ जब उसको करेंगे, प्रयोग में लाएंगे, तो उसकी जो मार्केट वैल्यू होगी वो कम होगी। और जब मार्केट वैल्यू कम होगी और इसकी बुक वैल्यू जो आप, क्योंकि आप जब भी बुक में रिकॉर्डिंग करते हैं तो वो हिस्टोरिकल कॉस्ट बेसिस पे रिकॉर्डिंग करते हैं। इसका मतलब कि जो आपके ख़रीदते समय वैल्यू थी उसी बेसिस पे आप हर साल रिकॉर्ड करते हैं। तो आप सपोज़ करिए 4 साल बाद भी प्रॉपर्टी की वैल्यू आप अगर 2 लाख रुपए 4 साल पहले खरीदे थे और 4 साल बाद भी उसको 2 लाख रुपए का ही दिखा रहे हैं, जबकि मार्केट वैल्यू उसकी 50,000 हो गई है। तो ये कॉन्स्टेंटली लगातार यूज करने की वजह से कमी हुई है ना। इस कमी को कैसे आप एलोकेट करेंगे, बाय चार्जिंग डेप्रिसिएशन देयर। तो इसलिए आप डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे कांस्टेंट यूज की वजह से। दूसरा है एक्सपायरी ऑफ टाइम। हर एक प्रॉपर्टी, जैसे कि इंसान का एक समय होता है ना, अब तो एवरेज जो ईयर है वो 60+ एंड 70 बिलो हो गया है। पहले लोग 100 सालों तक जीते थे, तो 100 सालों तक उनका एज रहता था। तो इसी तरह हर एक संपत्ति जो हम बिज़नेस में यूज करते हैं उसका भी एक टाइम पीरियड होता है। जैसे कोई फर्नीचर आप खरीद रहे हैं तो कितने साल तक, जीवन भर तो यूज नहीं ना करेंगे, 10 साल होगा, 15 साल होगा, 20 साल होगा, 25 साल होगा, कुछ एक टाइम पीरियड होता है उसका। इसी प्रकार कोई इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट खरीदते हैं बिज़नेस में, लाइक फ़ैन खरीदते हैं, एसी खरीदते हैं, मोटर व्हीकल्स खरीदते हैं, तो उसकी भी एक अपनी टाइम पीरियड होता है। तो उस टाइम पीरियड के बीतने के बाद उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है, यानी कि उसकी वैल्यू घटती है। जैसे जैसे टाइम पीरियड नज़दीक आएगा वैसे वैसे उसकी वैल्यू क्या होगी, उसकी लाइफ क्या होगी, कम होती जाएगी। उसकी लाइफ कम होगी, उसके वजह से उसकी वैल्यू में भी कमी होगी। तो ये जो दूसरा है बाय एक्सपायरी ऑफ टाइम, समय जैसे ही बीत जाएगा उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। मार्केट वैल्यू आपका वो भी कम हो गया, जबकि आप दिखा रहे हैं अभी भी हिस्टोरिकल कॉस्ट बेसिस पे अपनी बुक में। तो ये जो होगा एक रॉन्ग इंटरप्रिटेशन होगा आपकी प्रॉपर्टी का, इफ़ यू आर नॉट चार्जिंग डेप्रिसिएशन। थर्ड जो है बाय एक्सपायरी ऑफ लीगल राइट्स। तो एक्सपायरी ऑफ लीगल राइट्स यहाँ पे ये आपका आ जाएगा, पेटेंट आ जाएगा। जैसे अगर आप 20 साल के लिए आपने अगर पेटेंट कराया है, लीज़ पे लिया है कोई प्रॉपर्टी को 20 साल, तो 20 साल बाद आपकी वैल्यू जो है, आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू 0 हो गई, क्योंकि आप ये प्रॉपर्टी किसी और पे को दे देंगे। तो यहाँ पे जो एक्सपायरी ऑफ लीगल राइट्स है उसके बीतने के बाद भी आपकी जो वैल्यू है प्रॉपर्टी की वो क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। ऑब्सोलिसेंस, quite often due to new inventions and improved techniques, the old assets become obsolete and may have to be discarded even if they can be put to use physically. Changes in technology, आपकी जो तकनीक है उसमें बदलाव हो रहे हैं, हमेशा इन्वेंशन होते रहते हैं तो चेंजेज भी होता रहता है। उसी सेम प्रॉपर्टी में कुछ नया फीचर ऐड होकर के आ जाएगा, या तो वो पूरी प्रॉपर्टी ही रिप्लेस होकर के नई टेक्निक आ जाएगी। जैसे अगर आप पहले के ज़माने में देखेंगे तो उस समय VCR आता था,
और उसके कैसेट इतने मोटे मोटे और बड़े बड़े होते थे। VCR रील होता था उसमें, उसके बाद CD आया, तो VCR पूरी तरह से मार्केट से बाहर हो गया। CD आया, CD भी अब मार्केट से बाहर हो गया। अब क्या हो गया, मोबाइल फ़ोन सबके पास हो गया है, केबल हो गया है, DTH हो गया है। तो इस तरह से लोग नई नई टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं। तो जब नई टेक्नोलॉजी को लोग यूज़ करेंगे तो पुरानी टेक्नोलॉजी को क्या करेंगे, छोड़ देंगे, जिसकी वजह से उसकी वैल्यू में क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। एक्सीडेंट के वजह से भी होता है। नई प्रॉपर्टी खरीद के लाए, एक्सीडेंट हो गया, तो भाई अगर वो गारंटी में है और एक्सीडेंट को भी वो कवर करता है तो क्या होगा, जानबूझ करके एक्सीडेंट कर देंगे तो आपको तो या तो आपको पॉलिसी लेनी चाहिए थी एक्सीडेंट वाली, रोड एक्सीडेंट की जो पॉलिसी है वो लेनी चाहिए थी, तो आपको अमाउंट रिकवर हो जाएगा। लेकिन अगर आपने एक्सीडेंट करा दिया तो उसके लिए तो वो जिम्मेदार नहीं है ना, टूट गया, आप प्रॉपर्टी खरीदे और प्रॉपर्टी टूट गया, तो टूटने की तो कोई यहाँ पे गारंटी दिया नहीं था। भाई दिया था कि आप अगर यूज़ करिए, उसकी अगर वजह से कुछ नुकसान होता है, आपकी वजह से नुकसान होगा तो उसका कवर नहीं करेगा। लेकिन उसकी प्रॉपर्टी में कोई नुकसान हो गया है बिना किसी चीज़ के, तो वो क्या करेगा, उसको एक्सचेंज कर देगा और इसके वजह से भी वैल्यू क्या होगी, कम होगी। डिप्लेशन, डिप्लेशन इज द डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ वेस्टिंग एसिड्स सच एज माइंस, ऑयल वेल्स एक्सेट्रा, कोल माइंस। तो ये एक प्रकार की वेस्टिंग एसिड्स होती है। तो ये वेस्टिंग एसिड्स क्या है, इसकी वैल्यू में भी कमी होती है। आप ऑयल अगर निकालेंगे कुएं से, ऑयल वेल से ऑयल निकालेंगे, क्रूड ऑयल, तो ऐसे थोड़े कि आप रिप्लेस होता जा रहा है, अंदर बढ़ता जा रहा है, जितना आप निकालेंगे, कोई कुबेर का खजाना थोड़े है कि जितना आप निकालेंगे उतना से और बढ़ जाएगा, नहीं, इसको रिप्लेस नहीं कर सकते। कुछ नेचुरल रिसोर्सेज ऐसे होते हैं जिनको आप रिप्लेस नहीं कर सकते, इसको बोलते हैं वेस्टिंग एसिड्स बोलते हैं। तो इस वेस्टिंग एसिड्स की वैल्यू भी कम हो जाएगी। परमानेंट फॉल इन द मार्केट प्राइस, आप सेलफोन को ले लीजिए, उसकी वैल्यू हर महीने घटती जाती है, तो परमानेंट जो कमी होती है मार्केट वैल्यू में, उसकी वजह से भी प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो ये कुछ कॉजेज़ थे, कुछ कारण थे जिसकी वजह से डेप्रिसिएशन चार्ज करना ज़रूरी हो जाता है बिजनेस में। बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक है नीड एंड इम्पॉर्टेंस और ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन। अब ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, इसी में आप समझेंगे कि डेप्रिसिएशन को प्रैक्टिकली क्यों चार्ज करना चाहिए और बिजनेस क्यों चार्ज करता है। फर्स्ट जो है, फॉर एसरटेनिंग द ट्रू प्रॉफिट और लॉस। अभी आप बिगनर हैं तो अभी आप पहुँचे नहीं होंगे आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट तक। जब आप पहुँचेंगे वहाँ पे तो आप वहाँ पर पढ़ेंगे कि उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, मैं यहाँ पे कुछ दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। प्रॉफिट एंड लॉस का एक फॉर्मेट ट्रेडिशनल फॉर्मेट है जो सोल प्रोप्राइटर्स, चूँकि आप इस बुक में आप सोल प्रोप्राइटर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में ही पढ़ेंगे, कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं पढ़ेंगे। तो सोल प्रोप्राइटर का फाइनेंशियल स्टेटमेंट अभी भी वो आपका ट्रेडिशनल फॉर्म ही है, जो हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट है, उसी बेसिस पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ही है। तो उसमें आप किस तरह से आप डेप्रिसिएशन को चार्ज करते हैं यहाँ पे दिया है, और कैसे आप ट्रू एंड फेयर पिक्चर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आप एसर्टेन करते हैं या फिर आप प्राप्त करते हैं। तो सबसे पहले आप फॉर्मेट को देखिए और क्यों डेप्रिसिएशन चार्ज करना ज़रूरी होता है वो भी मैं यहाँ पे दिखाऊंगा। तो अगर आपको दिख रहा है यहाँ पे, तो आप अगर यहाँ पे दिख सकते हैं कि जो डेप्रिसिएशन होता है वो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस होता है। अकाउंट अगर आप पढ़े होंगे तो जो आपका यहाँ पे टाइप्स ऑफ अकाउंट है वो 3 तरह का होता है, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाले चैप्टर में पढ़ेंगे कि जो आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है वो नॉमिनल अकाउंट होता है, और नॉमिनल अकाउंट का फार्मूला आप जानते हैं, डेबिट ऑल एक्सपेंसेज एंड लॉसेज एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। तो यहाँ पे डेबिट एक्सपेंस एंड लॉस, तो डेप्रिसिएशन क्या है, एक्सपेंस है, तो आप डेप्रिसिएशन को डेबिट में लिखेंगे। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक लेजर फॉर्मेट है, तो लेजर में आपको पता है कि डेबिट किस साइड में लिखा जाता है और क्रेडिट किस साइड में लिखा जाता है। डेबिट आप लिखते हैं डेबिट साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में, और क्रेडिट आप लिखते हैं राइट हैंड साइड में। लेजर फॉर्मेट की मैं बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आप लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्या मैंने लिखा है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब इसमें जो ये फॉर्मेट है, ये लेजर का फॉर्मेट है, इस साइड में आप लिखेंगे। जब आप पढ़ेंगे तो आपको कुछ समझ में आएगा उस समय। अभी मैं केवल इसी तरह से डेप्रिसिएशन को एक्सप्लेन करने के पर्पज़ से मैं यहाँ पे केवल बता रहा हूँ। जब आप यहाँ पे इसके ऊपर एक और अकाउंट बनाएंगे, ट्रेडिंग अकाउंट, तो ट्रेडिंग अकाउंट का जो ग्रॉस प्रॉफिट होगा उसको आप यहाँ
ट्रांसफ़र करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे आप ग्रॉस प्रॉफिट BD। सपोज ग्रॉस प्रॉफिट आपका है 1 लाख रुपीज़। आप सारे इनकम को क्रेडिट में लिखेंगे और सारे एक्सपेंस को डेबिट में लिखेंगे। तो आपको पता ही है, अगर इनकम जितना आप लिखेंगे उतने से आपका इनकम बढ़ेगा, आपका प्रॉफिट में ऐड होगा तो आपका इनकम बढ़ेगा। और एक्सपेंस जितना आप डेबिट साइड में लिखेंगे आपका यही इनकम कम होता जाएगा, क्योंकि आप इस साइड से इस साइड को घटाते हैं। इनकम में से एक्सपेंस को क्या करते हैं, घटाते हैं। तो अगर आपका इनकम बढ़ रहा है तो अच्छी बात है, इनकम बढ़ेगा आपका बिजनेस का। लेकिन अगर आपका एक्सपेंस अगर नहीं लिखते हैं तो क्या होगा, यहाँ पे आपका प्रॉफिट बढ़ करके आएगा। अगर कोई भी एक्सपेंस आप डेबिट साइड में छोड़ देते हैं, सपोज अगर डेप्रिसिएशन ही है, डेप्रिसिएशन अगर आप यहाँ लिखते हैं, अगर 10,000 भी डेप्रिसिएशन लिखेंगे और आपका ग्रॉस प्रॉफिट है 1 लाख रुपीज़, तो 10,000 से आपका प्रॉफिट कम हो जाएगा ना। यहाँ पे मैं लिख करके यहाँ पे बता रहा हूँ टू डेप्रिसिएशन। अगर आप यहाँ लिखते हैं, शॉर्ट में लिख रहा हूँ 10,000, एक साल का ये हर साल बनता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हर साल बनता है, तो डेप्रिसिएशन भी हर साल चार्ज होगा 10,000 से। अब सपोज करिए 1 लाख रुपए का ग्रॉस प्रॉफिट है और 10,000 रुपये आपका डेप्रिसिएशन है जो आपने लिखा। नहीं लिखेंगे तो क्या कॉन्सिक्वेंसेज है वो भी डिस्कस करूँगा। आपने लिखा तो आपका प्रॉफिट क्या होगा, कम हो जाएगा, क्योंकि इस क्रेडिट में से इस डेबिट को घटाएंगे। एंड क्रेडिट इज एक्सेस ओवर डेबिट बैलेंस। 1 लाख में से 10,000 घटाएंगे तो आपका एक्चुअल में नेट प्रॉफिट कितना आएगा, नेट प्रॉफिट आएगा आपका 90,000। अब नेट प्रॉफिट अगर 90,000 आ गया तो इसी नेट प्रॉफिट पे आपको टैक्स भी पेड करना है। तो यहाँ पे 2 इम्पॉर्टेंस मैं डिस्कस करूँगा। पहला, फॉर एसर्टेनिंग द ट्रू प्रॉफिट एंड लॉस, ओके, और ये फॉर शोइंग द ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये भी आ जाएगा। और फॉर अवॉइडिंग ओवर पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स, ये जो आपका 6 पॉइंट है वो भी आएगा। कैसे आएगा देखिए, और कैसे ये एक प्रकार का ट्रू एंड जो एक्चुअल जो पिक्चर है आपके प्रॉफिट एंड लॉस का वो प्रेजेंट करता है। अगर आप डेप्रिसिएशन को चार्ज करते हैं तो आपका ये जो इनकम है, ये ग्रॉस प्रॉफिट है, यानी कि बिजनेस का जो प्रॉफिट है वो क्या होगा, ऐड करेंगे तो लिखेंगे तो डेबिट साइड में कम हो जाएगा। यानी कि आपका जो प्रॉफिट आएगा, जो शुद्ध लाभ आएगा, नेट प्रॉफिट आएगा, वो 10,000 से घट के आएगा। 10,000 से घट के क्यों आएगा, क्योंकि आपने पढ़ा है इट इज़ द टेक्निक टू एलोकेट द कॉस्ट देयर। और यहाँ पे 10,000 से आप क्या कर रहे हैं, वैल्यू में कमी नहीं कर रहे हैं, कॉस्ट एलोकेट कर रहे हैं यहाँ पे, ताकि आप फ्यूचर में प्रॉपर्टी को रिप्लेस कर सकें। और ये कहाँ से कर रहे हैं, इसी प्रॉफिट से कर रहे हैं। आप मैनेज फंड कहाँ से करेंगे, ये 10,000 इसी प्रॉफिट से करेंगे, इसीलिए इसको एक्सपेंस के रूप में लेकर के इसको डेबिट साइड में लिखा जाता है। अगर आप इसको लिखेंगे तो आपका प्रॉफिट कम होकर के आएगा। प्रॉफिट अगर कम होकर के आएगा तो आप टैक्स भी कम देंगे गवर्नमेंट को। और अगर नहीं लिखेंगे तो इसी 10,000 से ये बढ़ करके आएगा। अगर आप डेबिट साइड में, सपोज इसको मैं इरेज कर देता हूँ, नहीं लिखता हूँ, तो यही 1 लाख रुपीज़ आप यहाँ पे भी लिखेंगे नेट प्रॉफिट में 1 लाख रुपीज़, क्योंकि डेबिट और क्रेडिट बोथ मस्ट बी इक्वल देयर ना, एज पर डबल एंट्री सिस्टम। तो यहाँ पे क्रेडिट में तो 1 लाख है तो डेबिट में भी 1 लाख रुपीज़ हो जाएगा नेट प्रॉफिट। यानी कि आपका प्रॉफिट अब 1 लाख रुपये। आप तो खुश हो जाएंगे भाई कि हमारा प्रॉफिट जो है वो 1 लाख रुपये है, जबकि एक्चुअल में क्या है, आपका प्रॉफिट 90,000 है। अगर आप बढ़ा करके प्रॉफिट को दिखाएंगे तो आप उसी प्रॉफिट पे टैक्स देंगे गवर्नमेंट को, तो आपको ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा। तो आप टैक्स देने से तो नहीं बच पाएंगे ना, इसीलिए हम डेप्रिसिएशन को क्या करते हैं, चार्ज करते हैं। यही एक रीज़न नहीं है कि डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाता है ताकि टैक्स कम दिया जा सके, नहीं। लेकिन अगर नहीं देंगे तो आप ज़्यादा पेमेंट करेंगे टैक्स का, जबकि आपका जो प्रॉफिट है वो कम है। तो वो जो एक्सेस पेमेंट कर रहे हैं टैक्स का, वो कहाँ से करेंगे, अपनी कैपिटल में से करेंगे। जो आपने कैपिटल इन्वेस्ट किया है ना, पैसा बिजनेस को चलाने के लिए, आप उस कैपिटल में से टैक्स पेड करेंगे तो आपका कैपिटल घटेगा। और ये जो है बिज़नेस के लिए बहुत ही एक प्रकार का बैड इम्पैक्ट होता है और बैड सिग्नल भी होता है। अगर आप कैपिटल से पेड कर रहे हैं आप अपने रिवेन्यू एक्सपेंसेस को, दैट इज़ नॉट गुड। यू मस्ट हैव टू पे आउट ऑफ प्रॉफिट ओनली, जो रिकरिंग नेचर का प्रॉफिट है वो। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया। अगर डेप्रिसिएशन लिखते हैं तो आपका प्रॉफिट कम होके आएगा, कम होके आएगा तो आपको दुखी होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसी प्रॉफिट पे आपको टैक्स भी देना है, तो टैक्स आप कम देंगे। प्रॉफिट कम दिखाएंगे तो आपके एम्प्लॉय भी हैं, आपको नहीं कहेंगे कि आप सैलरी बढ़ाइए, क्योंकि प्रॉफिट कम होके आ रहा है और एक्चुअल में आ रहा है, कोई आप रॉन्ग इंटरप्रिटेशन तो कर नहीं रहे हैं। लेकिन अगर आप नहीं दिखाएं यहाँ पे तो आपका प्रॉफिट बढ़ के आएगा, तो आपको सैलरी भी ज़्यादा, क्योंकि एम्प्लॉय कहेंगे कि प्रॉफिट आप ज़्यादा कमा रहे हैं तो हमको भी अपना शेयर दीजिए। बोनस दे विल डिमांड, वर्कर्स विल ऑल्सो डिमांड मोर कंपनसेशन।
एम्प्लॉय विल ऑल्सो डिमांड फॉर बोनस ऑल्सो। तो आप ये सब खर्चे कहाँ से करेंगे जबकि एक्चुअल प्रॉफिट आपका कम है, डेप्रिसिएशन आपने दिखाया ही नहीं, इसलिए प्रॉफिट आपका बढ़ गया। तो आप सारे खर्चे कैपिटल से करने पड़ेंगे, जो भी एक्सेस होगा वो खर्चे कैपिटल से करेंगे। इसीलिए आपको डेप्रिसिएशन को यहाँ पे दिखाने की ज़रूरत पड़ती है। दो चीज़ें, दो प्रॉफिट होता है, एक तो आप इसके 10,000 आप प्रॉफिट में से जमा करते जाएंगे हर साल। डेबिट में लिखने का मतलब क्या है, 10,000 से आपका प्रॉफिट कम हो गया और ये आउटफ्लो नहीं है, कैश का आउटफ्लो इससे नहीं होगा, आपके बिजनेस में ही वो प्रॉफिट का हिस्सा रहेगा क्योंकि आप एक्यूमुलेट कर रहे हैं उस प्रॉफिट को ना। एट द एंड ऑफ द एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ द प्रॉपर्टी यू मे रिप्लेस योर प्रॉपर्टी बाय यूजिंग दिस एक्यूमुलेटेड फंड एज अ डेप्रिसिएशन ईयर बाय ईयर। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे डेप्रिसिएशन को इस साइड में हमेशा लिखेंगे, तभी यह आपका फेयर और ट्रू पिक्चर जो है आपका प्रॉफिट एंड लॉस का दिखा पाएगा। अन्यथा आपका बढ़ा हुआ प्रॉफिट आएगा और बढ़े हुए प्रॉफिट आपके लिए बहुत ही नुकसान, शॉर्ट टर्म में तो ये खुशी देगा लेकिन लॉन्ग टर्म में ये नुकसान देगा क्योंकि आपको ज़्यादा टैक्स पेड करना पड़ेगा। प्रॉफिट पे ही टैक्स पेड होगा, प्रॉफिट बढ़ के आएगा तो टैक्स आपको ज़्यादा पेड करना पड़ेगा, सैलरी आपको ज़्यादा इंक्रीमेंट करना पड़ेगा, बोनस आपको ज़्यादा देना पड़ेगा और ये सारी चीज़ें जो होंगी वो बिज़नेस के लिए नुकसान होंगी, नुकसानदेह होंगी। तो इन सब चीज़ों से आपको बचना है, इसीलिए हम डेप्रिसिएशन को चार्ज करते हैं। For showing the true and fair view of financial position, obviously if you will write there depreciation, अगर आप लिखते हैं डेबिट साइड में तो ये आपका एक ट्रू पिक्चर जो है फाइनेंशियल पोजीशन का भी आएगा। फाइनेंशियल पोजीशन में केवल प्रॉफिट एंड लॉस, केवल यही अकाउंट नहीं आएगा, आपका बैलेंस शीट भी आ जाएगा। तो बैलेंस शीट में हम लोग क्या करते हैं, कैसे दिखाते हैं बैलेंस शीट में? बैलेंस शीट में जो है प्रॉपर्टी की वैल्यू में से घटा करके दिखाते हैं। जब आप बैलेंस शीट बनाएंगे, आप उस चैप्टर में पढ़ेंगे तो आप फॉर्मेट यही रहता है बट वो स्टेटमेंट है। बैलेंस शीट के इस साइड में लेफ्ट हैंड साइड में आप सभी लायबिलिटीज़ को दिखाएंगे और इस राइट हैंड साइड में सभी एसेट्स को दिखाएंगे। तो इस आपके राइट हैंड साइड में क्या लिखेंगे, अगर मशीन खरीदें तो पहले मशीन लिखेंगे, फिर उसमें से लेस कर देंगे डेप्रिसिएशन और जो वैल्यू आएगा आप अमाउंट कॉलम में लिखेंगे। फॉर एग्जांपल अगर 1 लाख रुपए की मशीन है तो उसमें से 10,000 डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे और 90,000 आप अमाउंट कॉलम में दिखाएंगे, जिसकी वजह से आपका जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो एक प्रकार का ट्रू पिक्चर आपके फाइनेंशियल पोजीशन का क्या करेगा, शो करेगा मार्केट में। उसी बेसिस पे जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो आपकी बिजनेस में इन्वेस्ट करेंगे। टू एसर्टेन द एक्यूरेट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, एज यू नो दिस, ये क्या है, टेक्निक है, प्रोसेस ऑफ एलोकेशन ऑफ कॉस्ट। तो अगर आप डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं तो आप जो भी प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे हैं प्रोडक्शन में उसके कॉस्ट को क्या कर सकते हैं, एलोकेट कर सकते हैं और एग्जैक्ट कॉस्ट आप डिटरमाइन कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट का। ये प्रोडक्ट आप देख रहे हैं, इस प्रोडक्ट के कॉस्ट में वो मशीन का कॉस्ट भी पर यूनिट कॉस्ट यूज़ हुआ है जो एक मार्कर बनाने में लगा है। कितने घंटे मशीन चली होगी उसका भी कॉस्ट इसमें इंक्लूड है, मशीन का कॉस्ट भी इसमें इंक्लूड है, लेबर कॉस्ट इंक्लूड है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के जितने भी कॉस्ट होते हैं वो सब इसमें इंक्लूडेड है। और उसके बाद मार्जिन जो प्रॉफिट जो रखा गया है वो उस पर बेचा जाता है। तो पर यूनिट कॉस्ट आप क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं इफ़ यू आर चार्जिंग डेप्रिसिएशन एनुअली। टू प्रोवाइड फंड्स फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ एसेट्स, कई बार इसको डिस्कस मैं कर दिया हूँ। अगर आप डेप्रिसिएशन यहाँ चार्ज करेंगे तो ये डेप्रिसिएशन कहाँ से कटेगा, इसी ग्रॉस प्रॉफिट से कटेगा। तो ग्रॉस प्रॉफिट से कटेगा तो ये आउटफ्लो तो हो नहीं रहा है, ये आपके बिजनेस में ही रहेगा। 10,000 एक्यूमुलेट होता जाएगा और नेक्स्ट ईयर क्या कर लेंगे आप, नेक्स्ट ईयर या फिर जब भी उसका टाइम ख़त्म होगा प्रॉपर्टी का तो ईजिली आप उसको रिप्लेस कर सकते हैं क्योंकि आपके पास एक एक्यूमुलेटेड फंड अवेलेबल है। टू प्रिवेंट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स आउट ऑफ कैपिटल, मैंने अभी बताया कि अगर आप डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करते हैं तो आपको प्रॉफिट में से तो आप देंगे ही डिविडेंड शेयर होल्डर को या फिर ऑनर को, प्रॉफिट तो जाएगा ही, साथ में वो कैपिटल से भी लेगा क्योंकि आपका प्रॉफिट बढ़ा हुआ दिखाई दे रहा है जबकि एक्चुअल प्रॉफिट बढ़ा हुआ नहीं है। एक्चुअल प्रॉफिट तो यहाँ 90,000 ही था, आपने डेप्रिसिएशन नहीं लिखा जिसकी वजह से ये 1 लाख रुपए का प्रॉफिट दिखा रहा है। तो 10,000 आप कहाँ से देंगे, आउट ऑफ कैपिटल देंगे। और कैपिटल आप इन्वेस्ट किए हैं बिजनेस में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए, न कि रेकरिंग खर्चों को करने के लिए, डेली यूज के खर्चों को करने के लिए आपने कैपिटल इन्वेस्ट नहीं किया है। फॉर अवॉइडिंग ओवर पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स, ये भी मैंने डिस्कस किया, इनकम टैक्स को आप अवॉइड कर सकते हैं। ओवर पेमेंट आप ज़्यादा पेड नहीं करेंगे क्योंकि आपका अगर ये नहीं दिखाएंगे
जो आपका ये डेप्रिसिएशन है, अगर आप शो नहीं करेंगे तो क्या होगा, आपका जो नेट प्रॉफिट होगा वो बढ़ करके आएगा, तो आपको टैक्स भी ज़्यादा पेड करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप डेप्रिसिएशन को शो करते हैं डेबिट साइड में, तो आपका कम प्रॉफिट होगा। तो कम प्रॉफिट होगा तो घबराना नहीं है कि कम प्रॉफिट आ गया, नहीं, कम प्रॉफिट नहीं आया है, आपने डेप्रिसिएशन के लिए पैसा बनाया है, आप डेप्रिसिएशन चार्ज किया है, तो वो पैसा आपने रखना है ताकि आप रिप्लेस कर सकें फ्यूचर में अपनी प्रॉपर्टी को। और भी बहुत सारे चीज़ यहाँ पे रीज़न दिए गए हैं, इम्पॉर्टेंस और नीड दी गई हैं। एम्प्लॉयज़ में डिमांड एंड इंक्रीज इन वेजेज एंड बोनस, मैंने इसको बारे में भी बताया कि अगर आपका प्रॉफिट ज़्यादा बढ़ेगा हर साल, ईयर बाय ईयर आपका प्रॉफिट बढ़ेगा, बिकॉज यू आर नॉट चार्जिंग डेप्रिसिएशन, सो यू मस्ट हैव टू पे मोर इंक्रीमेंट, मोर सैलरी, bonus they will also demand. Who? Employees will demand bonus, salary, extra facilities they will also demand because business profit is increasing. तो आप जब भी ग्रोथ करेंगे तो एम्प्लॉइयों को भी आपको उसमें शेयर देना पड़ेगा. It may also result in extra वैगन्स. It may lead to increase in competition in that type of business. So ये जो दो एक्स्ट्रा जो टॉपिक थे ये भी इसी में थे इंपॉर्टेंस में. आई होप ये वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा. प्रैक्टिकल जो है मैं बोर्ड पे कराऊंगा, एक बार पहले ये थ्योरी पोर्शन पूरा कवर हो जाए. अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें. आपका सहयोग बहुत ज़रूरी है क्योंकि इस सहयोग से मुझे प्रेरणा मिलेगी ताकि मैं डे बाय डे वीडियो को बनाऊँ. मिलते हैं किसी और टॉपिक में, किसी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं.